इलेक्शंस जो हैं अब होने ही वाले हैं, 1-2 महीने रह गए हैं और हमें लगता है कि हम ज़्यादा कंसंट्रेशन हमने स्पोर्ट्स पे रखी हुई है, लेस ऑन मे बी इलेक्शंस। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त क्या हो रहा है, फूंक फूंक कर कदम रखने और नाप तोल कर बोलने वाले नवाज शरीफ कल पहले से कहीं ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आए और बोले और खूब बोले। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब में नवाज शरीफ एक बार फिर पुराने जख्मों को कुरेदते हुए दिखाई दिए। वैसे कहते हैं कि पुराने जख्मों को कुरेदना नहीं चाहिए, नुकसान अपना ही होता है और स्कार परमानेंट हो जाता है, स्कार परमानेंट हो इसकी भी आप डीपर एक और दोबारा से जख्म रिसना भी शुरू हो सकता है, खून भी बहना शुरू हो सकता है। काफी था। अच्छा, सही है। अपने खिलाफ उन्होंने तमाम केसेस के खात्मे की खुशी से ज़्यादा वो इस बात पर वो दुखी दिखाई दिए कि उन्हें क्यों निकाला। बेसिकली मियाँ साहब के लहजे में तलखी हर किसी ने महसूस की और ऐसा भी लगा कि मुफाहमत को जो बयानियाँ लेकर वो वतन वापस आए थे शायद वो कमज़ोर पड़ रहा है। मियाँ साहब ने वाज़ेह कर दिया कि जो हुआ भुलाया नहीं जा सकता। साथ में उन्होंने कहा कि मैं कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करना चाहता या इंतकाम की कोई बात नहीं होती है, लेकिन जवाबदही तो होनी चाहिए कि क्यों किया। एक वार्निंग तो थी, जिम्मेदारों का हिसाब तो होगा, तो ये क्योंकि ये 23, 24, 25 करोड़ का मुल्क जो है तो वो एक तजर्बा गाह बना रहा ना, ये भी तो हकीकत है। अब उनका क्या कहना था मियाँ साहब का, ये भी देखें। मैंने लाहौर आके ये कहा था 21 अक्टूबर को कि मैं किसी इंतकामी जज्बे से यहाँ नहीं आया। मैं नहीं चाहता कि कोई इंतकाम लिया जाए, लेकिन हिसाब तो लेना बनता है। ये तो पूछना चाहिए कि ऐसा किया क्यों इस मुल्क के साथ। 25 करोड़ अवाम के खिलाफ ये एक्शन हुआ है, ये साजिश है और 25 करोड़ अवाम को इसका नोटिस लेना चाहिए, पूरा नोटिस लेना चाहिए। मैं किसी इंतकामी जज्बे से ये बात नहीं कर रहा, लेकिन ये मामला बहुत सीरियस है। वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये काम किया और क्यों किया, वजह पता लगनी चाहिए। मैंने तो जनरल बाजवा के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, कभी नहीं की। ना मैंने कभी जनरल राहिल शरीफ के खिलाफ कभी साजिश की है, ना कभी किसी और के खिलाफ कभी कोई साजिश की है। जिन्होंने कौम के खिलाफ इस तरह के काम किए, मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं उनको कह दूं कि जनाब मैं भूल गया हूं। मैं नहीं भूल सकता। इसका जो इसका जिम्मेदार है उसका हिसाब लिया जाना चाहिए, वरना मुल्क के साथ ये तमाशा, ये खेल होता रहेगा। 8 फरवरी को अवाम पर मुश्तमिल अब सबसे बड़ी JIT बनेगी इंशाअल्लाह। JIT भी बनेगी और सबसे बड़ी अदालत भी बनेगी, तो इंशाअल्लाह वो फिर तारीखी फैसला देगी। अच्छा जी, मियाँ साहब की बातें अपनी जगह दुरुस्त सही, उनके गिले शिकवे भी बेजा नहीं। ये भी मान लिया कि चंद किरदारों के अमल की सज़ा पूरी कौम आज बदतरीन माशी हालात, महंगाई और ख़राब अमन व अमान की शक्ल में भुगत रही है, मगर इसका हल भी तो निकालना है। और मियाँ साहब मीनार पाकिस्तान वाले जलसे में ये भी उन्होंने कहा था कि मुल्क बार बार हादसे का शिकार होता है, इसलिए नए सफ़र का आगाज़ करना होगा। मगर मियाँ साहब के लहजे से लग रहा है कि वो नए सफ़र पर चलने के लिए ख़ुद को शायद पूरी तरह तैयार नहीं कर पाए। हालांकि नून लीग ही के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने बहुत पहले कह दिया था कि किसी एक को एक बारी छोड़ना पड़ेगी। स्कोर सेटल करने हमें बंद करने होंगे, एक बदला छोड़ना पड़ेगा। वो बदला PMLN को छोड़ना पड़ेगा। आपको मौका मिलेगा, आपको हुकूमत भी मिलेगी, लेकिन जब आपको हुकूमत मिले तो फिर मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाएं, किसी से बदला ना लें। देखिए, बदला तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी तय है तारीख में कि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते, यहाँ किसी से हिसाब बराबर करने की बात नहीं हो रही है, बट यू नो द एक्सेप्टेंस, द बेसिक एक्सेप्टेंस फ्रॉम द कैरेक्टर्स और whosoever was involved, जो मियाँ साहब कह रहे हैं कि मुल्क के खिलाफ साजिश की गई, जब तक अपनी गलतियों का एतराफ़ नहीं किया जाता ना, वो गलतियाँ दोहराई जाती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, गलतियाँ दोहराई जाती हैं, वो दोहराई जाती रहेंगी। सो ये तो फैक्ट है। खैर, मियाँ साहब के एहतसाब और इंतकाम में फ़र्क क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कायद नून लीग के बयानात से मुफाहमत के रास्ते मजीद ऐसा लग रहा है कि तंग हो गए हैं। कल नवाज शरीफ जेल में थे, आज बानी PTI सलाखों के पीछे हैं।
एक वक्त में आसिफ अली जरदारी साहब को भी ऐसे ही हालात का सामना था। इस गर्दाब से बाहर निकलना है। वैसे इट इज़ हाई टाइम कि हम सब निकलें। तमाम सियासी हरीफों, स्टेक होल्डर्स को माजी की रंजिशें भुलाना पड़ेंगी, वरना सियासी इंतकाम वाला जो दायरा है ना, ये गोल दायरों में ही पाकिस्तान सफ़र करता रहेगा, ऐसा ही लगता है। और पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाता। पाकिस्तान की सियासत तो जमहूरियत भी हाइब्रिड निज़ाम, तो कभी आमिराना तर्ज हुकूमत और कभी सो कॉल्ड, मतलब क्या है, हम किस निज़ाम में रहते हैं? अवाम को भी ये बड़ी अच्छी तरह ये बता देना चाहिए कि इनफ ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट और अब हमें आगे बढ़ना है। और कल अगर PMLN जो है वो मुश्किलात में, गर्दाब में फंसी हुई थी, तो आज PTI के लिए भी मुश्किल हालात ही हैं। और कल किसकी बारी होगी? क्योंकि हम ये देखते आ रहे हैं, ये सारा होता है। ये बारियां खत्म होनी चाहिए और तमाम सियासी जमातें, PTI, PMLN, PPP, सब और बेशमूल और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली PTI, क्योंकि उनका ये मौक़िफ़ है कि उन्हें कॉर्नर से लगाया जा रहा है, उनको दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। उनको भी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए, हर किसी को। अदरवाइज क्या जमहूरियत फिर। सीनियर तजियाकार सोहेल बड़ाई साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बड़ाई साहब, पहले तो मुस्लिम लीग नून की हम बात कर रहे हैं कि PMLN जो है वो एक बयानिए की तलाश में नज़र आ रही थी और अब हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ एक मरतबा फिर मुझे क्यों निकाला और हिसाब लिया जाए, ये वाले जो बयानात हैं उन पर आ चुके हैं। तो क्या ये नारे जो हैं अब इन दिस डे एंड एज वोटर्स के लिए कुछ अट्रैक्शन होगी इनमें, या रिजेक्ट हो जाएंगे? देखिए, ये सवाल तो पैदा हुआ था ना कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनका जो माजी का बयानिया था, क्या उनका हाल का बयानिया और माजी का बयानिया फ़र्क है? तो मेरा ख्याल है उन्होंने ये जो माजी की बातें करके उस चीज़ को कवर किया है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू वही है जो माजी में था। हाँ, ये अलबत्ता अलग बात है कि अब उस पहले की मुक़्तदरा के साथ उनकी लड़ाई थी, आज की मुक़्तदरा से उनके साथ सुलह है। पहले की अदलिया ने उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए थे, आज की अदलिया जो है वो उन्हें रिलीफ़ दे रही है। तो अब देखें, अगला मसला ये होगा कि देखें, वोट लिए जाते हैं इकनॉमिक एजेंडे पे, और दूसरा ये है कि आप लोगों को अपने माजी के बारे में क्या वजाहत देते हैं। तो माजी की वजाहतें तो वो दे रहे हैं, लेकिन मुस्तकबिल का एजेंडा क्या देते हैं वो ज़्यादा अहम होगा। अच्छा बड़ाइद साहब, नवाज शरीफ ये बात करें कि उनके साथ जो हुआ जुल्म हुआ उसका हिसाब लिया जाएगा, तो ये तासुर ज़ाहिर है लेना नेचुरली है कि वो हुकूमत में आएंगे तो फिर से प्रॉब्ली सियासी इंतकाम का निज़ाम जो है वो इन एक्शन आ सकता है, यानी वही चक्कर जो हर हुकूमत में होता है, हर सियासी रहनुमा चलाता है। तो क्या ये दायरों का सफ़र हमें कुछ देर के लिए तर्क नहीं करना होगा, मुआफ़ करें, आगे बढ़ें, एक प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाएं, या फिर मियाँ साहब क्या चाहते हैं? आपको लगता है कि वो एक्सेप्टेंस चाहते हैं एंड देन ही वुड बी विलिंग टू मूव ऑन? देखिए जी, मेरी ज़ाती राय तो यही है कि ये दायरों का सफ़र, एक दूसरे से इंतकाम लेने का सफ़र, ये बंद होना चाहिए। मैंने इस पे बहुत से कॉलम भी लिखे हैं। मैं ख़ुद लंदन भी गया था, मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की थी, और मैंने इमरान खान साहब को भी यही मशवरा दिया था पर्सनली भी और लिख के भी कि भाई ये आप पॉलिटिकल डायलॉग करें और आपस में कंसेंसस करें। लेकिन ज़ाहिर है हर एक के अपने सियासी मफादात होते हैं, उसके अपने सियासी नज़रियात होते हैं, लेकिन अब भी ख्वाहिश हमारी सब की यही है और पाकिस्तान के लिए बेहतर ये है कि अल्टीमेटली एक पॉलिटिकल कंसेंसस हो, रिवेंज का दायरा ख़त्म हो, वगरना ये इसी तरह हम पाकिस्तान में चलते रहेंगे। आज इमरान से इंतकाम, कल नवाज शरीफ से इंतकाम, पहले नवाज शरीफ से इंतकाम लिया गया, तो इमरान खान को भी हम समझाते रहे कि भाई ये आप ये नवाज शरीफ को से इस तरह ना करें, लेकिन वो भी नहीं समझे, और अब नवाज शरीफ भी शायद हमारी बात ना समझे। लेकिन मेरा ख्याल है इलेक्शन के बाद सोच के अंदर तब्दीली आएगी। मतलब कभी कभार हम ये सोचते हैं ना कि वो जो साउथ अफ्रीका लोग बिल्कुल ही डिफरेंट रीजंस थे उनके, लेकिन वो एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन जो बनी थी ना, मुझे ऐसा लगता है कि हम उस तरफ आ गए हैं कि जहाँ ये वही वहाँ बदला और हम आएंगे तो हम ये कर देंगे, फिर अगला आएगा तो वो ऑब्वियसली पिछले वाले का बदला लेगा। इन सारी चीज़ों से निकलना पड़ेगा और हमें इस किस्म की किसी कमीशन की ज़रूरत होगी टू गेट पास्ट इट। फाइनली मेरा ख्याल है कि ये चक्कर तब तक नहीं ख़त्म होगा जब तक ट्रूथ जो है ना वो नहीं बताया जाएगा, और जो भी लोग हैं वो ये माने एक्सेप्ट करें कि हाँ ये सब कुछ हुआ है, नाउ वी विल मूव ऑन। ऑफ कोर्स एक्सेप्ट, ये पूरा कमीशन इज अबाउट एक्सेप्टेंस कि हमारा रोल इस चीज में क्या रहा था, और अगर अच्छा नहीं था तो बहुत बहुत माफी और मीनिंगफुली आगे चलें। अदरवाइज कौम है कि हम तो वैसे ही माफ कर देते हैं। बिल्कुल।
बड़ाइत साहब, इलेक्शन से मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी की तरह तहरीक इंसाफ को भी बहुत उम्मीदें, वो तो बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें आपको पता ही है नेचुरली उन्हें, और दीगर कानूनी चैलेंजेस भी उन्हें बहुत ज़्यादा हैं, तो इसके लिए बल्ले का इंतखाबी निशान भी वो अभी तक चैलेंज बना हुआ है उनका। अगर बल्ले का निशान पार्टी के पास नहीं रहता तो PTI के चांसेस पे कितना फ़र्क पड़ता है आपको नज़र आ रहा है? देखिए, अगर बल्ले का निशान ना मिला तो फिर तो देखें बड़े सवालात पैदा हो जाएंगे लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में। बल्ले का निशान तो हर सूरत मिलना चाहिए, ये हक है वोटर्स का। और मेरी तो राय यही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ही मिलना चाहिए हर एक पार्टी को। यही एक आइडियल डेमोक्रेसी है, यही इसी की ख्वाहिश करनी चाहिए। और जब आप, लेकिन बदकिस्मती है हमारा 2018 में भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था नून के लिए, आज तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं बड़ाइत साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली तो फिर वही होगा, ये वो विशिष्ट सर्कल वाली बात हो रही है ना कि जो जीत के आएगा दूसरा उसको मानेगा नहीं, क्योंकि हम तो सही तरह इलेक्शंस कर ही नहीं सके, क्योंकि हम पे ये कदगन थी या जो भी सारी चीज़ें थी। सो दिस वुड जस्ट स्टार्ट अगेन। मेरा ख्याल है ये हर किसी के फेवर में होगा कि हर किसी के पास लेवल प्लेइंग फील्ड हो। वैसे सारी पार्टीज़ भी यही मानती हैं कि ऐसा होना चाहिए।